पूरे इंडिया में सब जगह में पानी पूरी मिलता है। मेरे को आपने एग्जांपल बोला था, मेरे को बड़ा प्यारा लगा, एक बार वापस आप बोल दो। अब मर्चेंडाइजिंग को क्या पता कि आप सोशल मीडिया कैसे मैनेज करते हैं, फाइनेंस को क्या पता कि ब्रांड के जो आपके बेंचमार्क्स है वो इवेंचुअली बिजनेस गोल्स पे कहाँ कन्वर्ट हो गए। द ट्रू प्रिंसिपल, द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांड इज बेसिकली टू फ्लर्ट विद द कस्टमर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट। अरे पॉडकास्ट तो नहीं, ये कॉर्पोरेट शो है। तो इस कॉर्पोरेट शो में हम बात करते हैं उन सक्सेसफुल लोगों की जिन्होंने सक्सेस को एक्चुअली अनलॉक किया है। तो दोस्तों, मैं हर बार जब बात करता हूँ कि सक्सेस को अनलॉक किया है, तो सक्सेस को अनलॉक का मतलब होता क्या है। अगर इंडिया में बात करें तो 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ डेफिनेशन हो सकती है कि सक्सेस की। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 7 बिलियन लोग अगर यहाँ पे है, तो 7 बिलियन सक्सेस की डेफिनेशन हो सकती है। किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन हो सकती है कि उसको एक छोटा बिजनेस बनाना है, किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन हो सकती है कहीं जॉब पानी है, और किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन हो सकती है पूरे दिन सोना है, किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन हो सकती है कि घर में काम करना है। तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति बन गया तो ही सक्सेस की डेफिनेशन है, या फिर किसी ने कोई बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली तो सक्सेसफुल हो गया। सो दोस्तों, आपके लिए भी सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है। आज की जो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, वो काफ़ी एक इम्प्रेसिव टॉपिक है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, प्रॉफिटेबिलिटी। और जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं आज, वो उनकी जो स्किल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो उनकी जो स्किल्स है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, कंटेंट राइटिंग के अंदर है, एड्स रन करने के अंदर है, सोशल मीडिया कंटेंट है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। तो एक ब्रांड को किस तरह से मार्केट किया जाता है, किस तरह से बिल्ड किया जाता है, आज हमको इस एपिसोड में देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के साथ ये एपिसोड शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। मिस्टर सौम्यदीप सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, थैंक यू अभिषेक। एंड आई थिंक आपने जो इंट्रो दिया सक्सेस के ऊपर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज पर्सनली मुझे लगता है कि सक्सेसफुल इज समबडी हु एंजॉयज डूइंग whatever they are doing every day. Absolutely. अगर हमें बोला जाए कि आप बीच पे जाओ और आप बीच पे चिल करो 2-3 घंटे के लिए, तो 3 महीने में 4 महीने में हम भी एंजॉय करते हैं वो चीज़। लेकिन आपको अगर हर रोज बोला जाए तो आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे, तो वो सक्सेस फिर कैसे कहा जाए। तो इफ यू आर डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग एवरी डे हैप्पीली एंड यू स्टिल फील मोटिवेटेड टू डू इट द नेक्स्ट डे, आई मीन दैट्स द बिगेस्ट सक्सेस। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था कि रिपीट वर्ड मेरा बहुत फेवरेट है, और मैं सब पॉडकास्ट में बताता रहता हूँ कि रिपीट, अगर कोई काम आप कर रहे हो और अगर 15-20 सालों तक उसको रिपीट कर सको डेली बेसिस पे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आपकी सक्सेस तो तय है। तो आप वो सक्सेसफुल कहलाओगे उस टाइम पे, और आपको जो काम है काम नहीं लगेगा, बहुत इजी हो जाएगा काम, गोइंग की कैसे कर सकते हैं, और बस रिपीट करना है आपको पूरे टाइम। तो ये मेरा बहुत फेवरेट वर्ड एक्चुअली। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं आज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सर, मेरे को थोड़ा आप बताएंगे कि मतलब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है वो क्या वर्ड है, और सोसाइटी में वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, क्या मतलब बेटर हो जाएगा, मतलब कैसे? सो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में मैं भी सीख ही रहा हूँ हर किसी के साथ। और ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स तो मतलब जब से इंसान है तब से बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करता है, बट मार्केटिंग के टर्म पे, मार्केटिंग के वर्ल्ड पे इस चीज़ को सीरियसली बहुत ही लेटली लिया जा रहा है। मोस्टली बिकॉज अभी जो हम देख रहे हैं कि पर्सनलाइजेशन एट स्केल, और ये पर्सनलाइजेशन एट स्केल तभी हो सकता है जब कोई इंसान ना करे। बिकॉज इंसान के लिए हम जैसे कहते हैं कि मिररिंग ईच अदर्स बिहेवियर और एग्रीएबलनेस, ये मोरलेस इट्स अ वेरी common sales funda. So anybody who has come from sales background or had done any sort of marketing for that matter of fact would know that how to crack the behavioral economics part when it's one-on-one. But the challenge happened when it has to be done by the AI. Because it's only, whatever you feed it, the output is only going to be on that. And that's where behavioral economics, I think, is going to be the most important and interesting challenge to solve for all the AI and ML driven जो platforms है आज के दिन में। For the viewers, AI is artificial intelligence and ML is machine learning algorithms, जिसके ऊपर सारे आज के Google, Facebook जो भी content suggestions मिलते हैं। तो मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, मतलब इसी बात के अंदर कि जो गूगल पे सर्चेज आ रही है, तो क्या एक्चुअली ये AI इतनी इंपॉर्टेंट अभी अपन को कर पा रही है क्या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को, कि मेरा कोई बिहेवियर जान पाए, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया। अभी AI में तो आ ही रहे हैं, राइट, सब कुछ देख रहे हैं। मैं कुछ सर्च करता हूँ तो मेरे नीचे कुछ आ जाता है कि अच्छा आप ये भी सर्च कर रहे थे। तो ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कैसे कर रहा है? मतलब नॉर्मल दुकानों पे, शॉप पे देखा जाए तो अपन कर सकते हैं। मैं एक रिसेंटली एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं एक थोड़ी चाय की शॉप पे गया मैं,
2 बार मैं वहाँ पे गया, तो मैंने वहाँ पे 2 कड़क चाय ऑर्डर करी थी, पहले भी करी, दूसरी बार भी करी। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया, 7 दिन बाद मैं वहाँ पे गया, तो उस आदमी ने मुझे वही सेम चाय ऑफ़र करी जो मेरे को चाहिए थी। अब बिहेवियर, उसने मेरा बिहेवियर को पहचाना, और मेरे इकोनॉमिक्स की वे में कितने रुपए की चाय पी सकता हूँ, ये 50 रुपए की आदमी चाय पीने वाला है, तो उसने तो समझ ली। बट ये भी मैसिव लेवल पे कैसे, अगर मतलब एआई कैसे इसमें करेगी, तो सी उसमें ये पायलट नहीं, ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, और सी ये तो ज्ञान का समंदर है, तो इसमें हम जितना डूबते रहेंगे उतना वो गहरा होता जाएगा, और इसका वो तल हमें कभी मिलेगा, समुद्र तल कभी मिलेगा नहीं। लेकिन कोशिश जारी है, एटलीस्ट आई थिंक एट अ मार्केटिंग लेवल कोशिश तो जारी है कि हम एआई को कितना ह्यूमनाइज कर सकें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है रोबोटिक्स में, इट्स कॉल्ड द ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट, सो इट इज ऑन द नेम ऑफ सर एलन ट्यूरिंग। द एलन ट्यूरिंग, जो आप जिन्होंने फिल्म देखी है इमिटेशन गेम, बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने किया था, तो एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। सो एलन ट्यूरिंग ने बोला था कि एलन ट्यूरिंग ने नहीं बोला था, बट ट्यूरिंग टेस्ट का फंडा ये है कि अगर आप कोई भी मशीन अगर एक ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रही है और आपको पता नहीं है कि ये मशीन है, बट अगर आफ्टर द इंटरेक्शन यू आर नॉट एबल टू जज that whether it's a machine or a human, then it has passed the Turing test. Oh my God, super. And that is the ultimate test of an AI being human, कि अगर आप ह्यूमन के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप ह्यूमन से पूछो कि आप जिससे बात कर रहे थे वो क्या मशीन था कि इंसान था, और वो बोलेंगे पता नहीं, दैट्स इट, यू पास द ट्यूरिंग टेस्ट। आजकल ये हो रहा है ना, चैट बॉट्स काफ़ी बन रहे थे, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं ह्यूमन से बात कर रहा हूँ, वो मेरे को ऐसे आंसर देता है कि अच्छा आप क्या देख रहे हो, अच्छा लोन देख रहे हो क्या, तो लोन में बताता है कि पर्सनल लोन देख रहे हो क्या, लोन देख रहे हो, क्योंकि ह्यूमन जो क्वेश्चन पूछता है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को वो एआई में दिखते हैं। मैंने कहा यार ये मेरे को कभी कभी डाउट हो जाता है कि मैं कहा ये एक्चुअली ह्यूमन है क्या है, फिर वो पूछता है कि अच्छा नाउ यू वांट टू डू ए चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट में बात करना है नहीं करना है, तो इस तरह से। और कोई एग्जांपल देना चाहोगे सर, मतलब कि ह्यूमन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स किस तरह से? सो ये जो ट्यूरिंग टेस्ट के तरफ का जो जर्नी है, ये जर्नी बड़ा लंबा है, कहीं पे तो आई थिंक निकल गए हैं लोग, और बट जब पहुंच जाएंगे तब इट विल बी द ट्रू सिंगुलैरिटी, राइट? बिकॉज देन हम ये बोल सकते हैं कि एक मशीन जो है वो कॉन्शियसनेस गैदर कर चुका है। आज के दिन में जो हम चैटबॉट्स पे देख रहे हैं, या जो हमारे ये जो कंटेंट सजेशन इंजिन्स है, बहुत यूट्यूब में है, इंस्टाग्राम में, सब जगह में, आज में ऑल द शॉर्ट वीडियो एप्स है, वो एक इट्स ओनली जस्ट अ बिगिनिंग, इट्स अ पार्ट टू इट। बट व्हेन इट कम्स टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, कोई नया चीज है नहीं। जैसे अगर आप पूरे इंडिया में सब जगह में पानी पूरी मिलता है, मेरे को आपने एग्जांपल बोला था, मेरे को बड़ा प्यारा लगा, एक बार वापस आप बोल दो। तो ये पानी पूरी का ऐसे ही मेरे को अकर हुआ कि यार जब कहीं पानी पूरी हम खाने जाते हैं, तो मेरे घर वाले बड़े लाइक करते हैं पानी पूरी खाना, और माय वाइफ तो एक बार में 40-40, 50-50 पानी पूरी खा लेती है। तो एक तो ठीक, आप उसमें जब आप देखो स्केल पे डिलीवरी कर रहा है वो आदमी, अकेला आदमी इज डिलीवरिंग एट स्केल, राइट? अब वहां पे एक फैमिली से आप देखो कि कोई भी इस तरह का गैंग जाता है ना वहाँ पे, जो 5-6 लोग तो साथ में जाते हैं हमेशा, या तो फैमिली जाते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो वो खाते खाते वो बोल देते हैं यार वो बच्चे को ना थोड़ा कम तीखा देना, बट मेरे को ज्यादा तीखा देना, और उसमें से मम्मी होती है या कोई लड़का होता है बोल देता है मेरे को ना मीडियम तीखा देना। अब ये क्या होता है, व्हाट इज मीडियम तीखा? कोई उसका कोई ग्रेड तो कोई कर नहीं रहा है वहां पे, उसको भी पता नहीं है। लेकिन हम हमेशा देखना जो वो तीखा देता है वो एकदम सही होता है। कैसे होता? अब यही है, दिस इज द बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इन द, इफ यू थिंक दैट के ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे आर एल्गोरिथमिकली ड्रिवन, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, एट द एंड ऑफ द डे जीरोस एंड वंस, राइट? नर्व्स सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बात करते हैं। तो हमारा जो इंटेलिजेंस है, इट्स नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट हमारा जो इंटेलिजेंस है उसको तो समझ में आ चुका है। अब इसी चीज को, बहुत ही सिंपल फंडा, इसी चीज को अगर हमने एआई पे डाल दिया, एंड एआई कैन डू दिस एट स्केल, तो वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का पिनाकल है। और मुझे लगता है कि इन जनरल अभिषेक, व्हेन आई वाज जस्ट कमिंग ऑन माय वे, तो मुझे लगा कि आजकल दिन में इतना जार्गन्स हो गया है, लोग ये सब चीज के बारे में, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में बात, बड़े-बड़े वर्ड्स एक्चुअली, बड़े-बड़े वर्ड्स हैं, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब क्या है, मतलब कहाँ सीखेंगे क्या? हाँ, कुछ नहीं है ऐसा, ये सब हुआ है, सब कहानी है, ये सब गेटेड वॉल है, और लोगों ने बहुत कोशिश किया। आप देखोगे सोशल मीडिया पे भी पहले मतलब ऐसा था, अच्छा आप इंस्टाग्रामर हो, कितना बड़ा टफ है, क्योंकि स्टेटस ड्रिवन सोशल मीडिया है। एंड देन आया सारा शॉर्ट वीडियो, आए मतलब जितने सारे प्लेटफॉर्म्स है। अब
अब कंटेंट कैसे डेमोक्रेटाइज हो गया रातों रात, राइट? रातों-रात हो गया। और सारी दुनिया के जो सारे मार्केटर्स है, सारे ब्रांड्स है, इज ट्राइंग टू गेट नाउ दोज पीपल हु हैव डेमोक्रेटाइज्ड इट। तो ये तो होना ही है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप इस चीज को एक वॉल्ड गार्डन में नहीं रख सकते। नहीं रख सकते हैं। सुपर है। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी जैसे पानी पूरी वाला अपन ने एग्जांपल लिया कि एक इंसान, मतलब देखा जाए तो बहुत छोटी सी चीज़ है, पर लोगों ने इसको इतना बड़ा बना दिया कि आपको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, मतलब मैं ह्यूमन सब एक, मतलब ह्यूमन से अगर आप बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, तो सब चीज़ों को पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन पे आ सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। बट अभी जैसे कोई गांव से कोई लड़का है या फिर कोई बाहर से बिल्कुल छोटे शहर से आने वाला है, वो जब ऐसे पॉडकास्ट सुनता है या फिर देखता है नेट पे कि यार, वो उसको तो डर लगने लग जाता है कि मैं करूँगा कैसे, क्या होता है ये, मैं जाऊँगा कॉर्पोरेट में जाऊँगा तो करूँगा कैसे। मेरे को लगता है सारे कॉर्पोरेट में हर चीज़ सिमिलर ही है। आप ऑपरेशन में चले जाओ, सेल्स में चले जाओ, ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, हर जगह पे चले जाओ, सब जगह सिमिलर चीज़ है। बस वो शब्दों का जो गेम है वो ऐसा बना दिया है कि मतलब आपको नीचे देखना पड़ता है, मेरे को कैसे आएगा ये। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में कि मतलब लोगों को डरने की ज़रूरत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या फिर कैसे सीखेंगे वो लोग कि जैसे मैं भी एक मेरी बात बताता हूँ, जैसे मैं अगर किसी पहले मैं जब भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया था तो मुझे भी डर लगता था मैं किसी ब्रांड हेड से कैसे बात करूँगा, किसी CEO से कैसे बात करूँगा, वो क्या बात करता होगा। और धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ हुआ सिर्फ ये बातों का गेम है कि आपको थोड़े बहुत वर्ड्स याद कर लेना है, बाकी सब बेसिक चीज़ें सब सेम है। तो आपका क्या कहना है, मतलब लोगों के लिए कि मतलब कि आपको ऐसे डरने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या कर सकते हैं वो लोग? सो ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है अभिषेक, जो अभी आपने बोला। और मुझे लगता है कोई डरने वरने की ज़रूरत किसी को कुछ है नहीं। और मैंने अपने बहुत ही शॉर्ट 12 साल का करियर में आई हैव डेल्ट विथ एकदम जो डेली वेज जो कंटेंट में लेवल के काम करते हैं, जो लाइटमैन हो गया, या वहाँ पे भी ये जो हम बोलते हैं ना कि ये जो बैरियर है, कम्युनिकेशन बैरियर है, ये सिर्फ अपवर्ड्स नहीं है, ये लोअर एंड पे भी है। बिकॉज इफ एज अ टीम लीडर, कोई भी हम टीम लीड कर रहे हैं या कुछ प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, और उसमें छोटा बड़ा प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता, बड़े प्रोजेक्ट और छोटे प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट एक ही है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, पर्टिकुलर बजट के अंदर आपको एक चीज करके देना है। तो छोटा बड़ा मैटर नहीं करता स्केल। तो उसमें ये कम्युनिकेशन बैरियर हमको अक्सर, जैसे हमने अभी बोला, अक्सर लगता है कम्युनिकेशन बैरियर सिर्फ ऊपर के तरफ होता है, तो डाउन साइड कम्युनिकेशन बैरियर ऑल्सो। अब जैसे कि मैं अगर आई वर्क इतने सारे एजेंसीज के साथ मैं काम करता हूँ, अभी एजेंसी में जो बंदा एक्चुअली, ऐसे अगर मैं और आप साथ में काम करें, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके साथ 24/7 काम कर रहा हूं, आपके भी दूसरे काम है। Absolutely. तो मेरा जो मेजर काम होगा वो किसके साथ होगा? इट्स गोइंग टू बी विद अ वेरी जूनियर पर्सन हु इज डूइंग द डे टू डे एग्जीक्यूशन। तो अगर मैंने बड़ी बड़ी बातें उसके सामने बोल दी, अगर तो वो डर जाएगा, वो समझेगा नहीं। तो काम तो तभी हो पाएगा जब आप उसको सादा भाषा में, उसके भाषा में उसको समझा दो और उसको समझेगा। हाँ, और सिर्फ समझाने का जो फंडा है ये भी सेम है, चाहे आप ऊपर समझाओ नीचे समझाओ, आपको कॉन्वर्सेशन ऐसे कर रही है कि उस बंदे को समझ में आए कि हम क्यों कर रहे हैं। अक्सर गलती क्या होता है कि हम सिर्फ सामने वाले को इतना बता देते हैं कि भाई आपको करना क्या है। उसमें क्या होता है, इंसान गधा मजदूरी पे लग जाता है, क्योंकि किसी ने बोल दिया तो हम लगे हुए हैं उसमें, कर रहे हैं, करना है। और गलती कहाँ पे होती है? जहां पे भी वो क्वेश्चन सिलेबस के बाहर आ गया, जो इंडिया में जो ये जो क्या कहते हैं, कोचिंग ड्रिवन इंडस्ट्री है, यही होता है कि जहां पे थोड़ा सिलेबस के बाहर क्वेश्चन आया, आप फंस जाते हो, क्योंकि आपके फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसी के साथ भी काम करें, जूनियर लेवल पे भी, उनको पहले समझाएं कि हम क्यों कर रहे हैं, और उस गोल को अलाइन करें उनके गोल के साथ। बिकॉज हर कोई, मैं एज अ मार्केटर शायद चाहता हूं कि मेरा कंपनी इतना बड़ा हो जाए, वो हो जाए, फलाना ढिमकाना, बट वो जो जूनियर बंदा है, ही डज नॉट केयर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज डूइंग हिज ओन जॉब, ही वांट्स टू डू हिज ओन जॉब वेल। तो जब तक मैं उसको ये ना बता पाऊं कि ठीक है भैया, ये आपने अगर ऐसे कर लिया ना, आप सोचो तो आपके जो नंबर्स हैं वो नंबर्स बेटर होगा, आपके अप्रेजल में फायदा होगा, आपका प्रमोशन जल्दी होगा, तब उसको जाकर समझ में आता है कि क्यों ये मेरे लिए करना जरूरी है। मतलब सभी कॉर्पोरेट वालों के लिए मतलब एक ये चीज़ हो सकती है, देखा जाए तो अगर अपन कोई भी सीनियर लेवल पे है, कोई भी बात कर रहा है, तो उसको इतनी सहजता से उसको बता दे कि यार देख, तेरे को ये करना है, बट ये करने के लिए ये क्यों करना है। पहली चीज़ तो है कि करना क्यों है, क्यों करने जा रहा है। तो ये अगर उसको अपन नहीं बता दिया तो शायद जो टीम में जो नीचे लेवल पे जो लोग एग्जीक्यूटिव लेवल पे वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, उसी से सारा साइकिल ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। राइट, आई एम एब्सोल्युटली राइट। और यही फंडा है जब आप ऊपर मैनेज कर रहे हो। राइट, सेम फंडा। अक्सर क्या होता है, जो सीईओज होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, किसी को ऐसा नहीं है कि कोई जस्ट बिकॉज कोई सीईओ हो गया या फाउंडर हो गया या वेंचर कैपिटल में आ गया, ऐसा नहीं है कि उसको दुनिया की सारी नॉलेज आ गई एंड ही हैज फिगर्ड इट आउट। नहीं हो सकता, किसी को पता ही नहीं।
करेक्ट, आप और मैं वी ऑल्सो फिगर्ड आवर वे थ्रू, हम आज भी फिगर आउट कर रहे हैं ना कि अच्छा ये करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, उसको सबके लिए ऐसा ही है। तो वही डरने वाली बात इसमें है ही नहीं कि जहां आपने समझ लिया कि यार सामने वाले के लिए क्या मैटर करता है और इसको मैं सहजता से कैसे समझाऊं। अगर मैं जाके मार्केटिंग जार्गन्स जाके किसी को बोल दूं, राइट, किसी सीनियर लेवल पे भी, तो वो इंसान जो है वो मार्केटिंग से है नहीं। फॉर एग्जाम्पल वो या तो अकाउंटेंसी से है या फाइनेंस से है या लॉजिस्टिक्स से है या इन्वेस्टर कम्युनिटी से है, उसको कहाँ समझेगा कि अरे टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस क्या होता है, बॉटम फनल क्या होता है, दे डोंट केयर, नाइदर डू दे अंडरस्टैंड, और उनके पास उतना वक्त भी नहीं है हमारे तरह वो घुस सके उस चीज़ के मतलब मैं आपसे आपकी बात से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लो मैं मार्केटिंग में हूँ और मेरे को अगर किसी को समझाना है, पर वो उसकी फील्ड अलग है, राइट, मेरी फील्ड अलग है, उसकी फील्ड अलग है, अगर मेरे को समझाना है तो अपन को उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा कि यार ये काम यार ऐसे करना है और ये काम इसलिए करना है, तो और इससे आपको ये भला होगा, राइट, ऐसा मेरा भला नहीं, आपका भला ये होगा। और मार्केटिंग ऐसा ही है ना, मार्केटिंग किसी भी मार्केटिंग टीम किसी भी कंपनी में आप देखो, मार्केटिंग का वो हम कहते हैं कि मतलब उसके जो रूट्स हैं वो इतने सारे जगहों से जुड़ी होती हैं, जैसे कि आप कैटेगरी टीम से बात कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स से बात कर रहे हैं, फाइनेंस से बात कर रहे हैं, मर्चेंडाइजिंग से बात कर रहे हैं। अब मर्चेंडाइजिंग को क्या पता कि आप सोशल मीडिया कैसे मैनेज करते हैं, फाइनेंस को क्या पता कि ब्रांड के जो आपके बेंचमार्क्स है वो इवेंचुअली बिजनेस गोल्स पे कहाँ कन्वर्ट हो गए। तो आपको हर किसी को सिर्फ उतना इंफॉर्मेशन देना है जितना उनके लिए जानना जरूरी है। और अगर आप ये चीज जितनी सहजता से कर पाए विदाउट जार्गन्स, उतना ही जल्दी आप, मैं या कोई भी जो ये पॉडकास्ट देख रहा है वो उतना जल्दी ही बेसिकली वो आगे बढ़ेगा। और इसमें बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से हो। इनफैक्ट आज के दिन में जो आपने रेलेवेंट चीज बोली कि स्मॉल टाउन के लोग डर जाते हैं कि अच्छा हम कैसे बात करें, ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है आज के दिन में। इंडिया में आज के दिन में जितने सारे इंटरनेट के यूजर्स आ रहे हैं, 4 में से 3 इंटरनेट यूजर्स, दैट इज 75% ऑफ इंटरनेट यूजर्स टुडे हु आर कमिंग इन, वो आ रहे हैं टियर 2 टियर 3 से, वो स्मॉल टाउन से आ रहे हैं। स्मॉल टाउन से होना आज के दिन में सबसे बड़ा लेवरेज है, इससे बड़ा लेवरेज है ही नहीं। आप जाके किसी ऑफिस में जाके बोल दो कि यार आप जिस ऑडियंस को बेचना चाह रहे हो मैं वो ऑडियंस हूँ, वो ऑडियंस को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। बिल्कुल मजा आ गया आपका तो काम, क्योंकि अभी टियर 1 सिटी में तो चलो ठीक है एक्सप्लोशन इतना हो गया, नीचे नहीं जा पा रहे, पर वो वहाँ से जो लोग आने वाले हैं तो उनके लिए वो मार्केट को पकड़ना काफ़ी इजी हो गया है। टियर 1 तो सैचुरेटेड है ना आज के दिन में, और जो चॉइसेस जो हैं वो भी मोरलेस लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें फाइट किसी भी नए ब्रांड को आने के लिए वो बहुत ही मतलब ऑप्टिमैलिटी कर्व में वो नीचे है। वो अब कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, आप डालते जाओ वो कन्वर्जन्स बाद में होते हैं। बट स्मॉल टाउन में चॉइस ही नहीं है ना। स्मॉल टाउन में आज 70 साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को, 75 ईयर्स, और आज भी वही एक किराना और एक दुकान में चल रहा है, राइट, नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे अगर जो नेक्स्ट बिलियन यूजर्स का जो एक्सप्लोजन आ रहा है, आने वाला है, आज 10 साल पहले बोलते थे, आज तो आ गया है आफ्टर 4G, और अभी शायद 5G आ जाए तो आ ही जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत तो आ ही गया है, बट फिर भी अभी काफी दूर जाना है, मेरे को ऐसा लगता है अभी। हाँ, वो तो हमारी आबादी इतनी ज्यादा है तो तो अपन एक बात और करते हैं कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पे जो बात कर रहे हैं, तो आप स्विगी जोमेटो यूज करते हैं जी, तो आप क्या यूज करते हैं उसमें से? So, मैं तो पहले जोमेटो यूज करता था। क्यों यूज करते थे जोमेटो? क्योंकि वो तो आदत लग गई मुझे। इट्स बेसिकली वो जो हम कहते हैं कि इट्स अ स्टिकीनेस इंडेक्स, और एक बार आप उस प्रोसेस में घुस गए एंड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टेप आउट ऑफ इट। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स समझ लिया क्या आपका, कि मतलब आप मेरा जो यूजर है मैंने उसको समझ लिया, अब वो कहीं नहीं जा सकता मुझे छोड़ के? मैं तो ये कहूंगा क्योंकि जोमेटो में वो रिकमेंडेशन इंजन जो है इट ऑलवेज रिकमेंड्स मेरे कुजीन्स के हिसाब से जो मैं खाता हूँ। स्विगी में ऐसा नहीं, मेरे भी ऐसे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जो इक्वली स्विगी यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा वो भी लॉयल हैं स्विगी की तरफ, तो वो वर्कआउट करता है। इट्स अबाउट आई थिंक डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड योर चॉइसेस। मैंने जो जाना है ना स्विगी जोमेटो के बारे में, जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में है, मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि स्विगी जो है वो सीधा बात करता है कि भैया खाना है, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ, खाना ऑर्डर करो, बात खत्म। तो कुछ इस तरह के यूज़र है जो मिड रेंज वाले यूज़र है, थोड़े से ऊपर वाले यूज़र है जो खाने की बात करते हैं, अच्छा मैं खाना खरीदा और बात खत्म हो गई मेरी। जोमेटो के यहाँ थोड़ा सी रिच क्राउड आ जाता है जिनको क्यूजिन के बारे में पता होता है कि अच्छा कैसा होटल का एम्बियंस होगा, क्या चीज़ें होगी, उसमें आर्टिकल होते हैं, पोस्ट होती है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो उन्होंने एक अलग सेट ऑफ यूज़र बना रखा है, स्विगी ने एक अलग सेट ऑफ यूज़र बना रखा है, भैया खाना है, खाना के बाद खत्म हो गई। तो
दोनों का बिहेवियरल इकोनॉमिक्स दोनों ने अलग अलग तरीके ले रखा है कि भाई मेरा जो रिच सेगमेंट है वो आ गया और मेरा जो छोटा सेगमेंट है वो मेरे को आ गया, सिंपल सा। तो मतलब मेरे हिसाब से तो शायद ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इन्होंने काफ़ी अच्छे से स्टडी करी होगी, तो शायद इनको यूज़र आए होंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली आपने, एंड करेक्ट, वो तो करना ही है। सर ऐसे आप मार्केटर की बात कर रहे हैं, ऐसे आप मार्केटर, आप तो ब्रांड की प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मार्केटिंग के थ्रू क्या है, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करोगे, कैसे रहता है वो, क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी ये जो शब्द है, ये जो गांधी जी के 3 बंदर थे ना, जो देखते नहीं तो सुनते नहीं तो बोलते नहीं थे, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम पे ये वैसा वाला फंडा है। आप वो गांधी जी के 3 बंदर हूँ मैं, और सिर्फ मैं ही नहीं, आई थिंक सब लोग हैं व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिटेबिलिटी। बट मार्केटिंग लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी का जो डेफिनेशन होता है वो पूरा अलग ही हो जाता है। एंड आई थिंक आज के दिन में जो मार्केट कंडीशंस हैं उसमें कोई भी जो ब्रांड मार्केटर है उसके ऊपर ऑब्वियसली वन मोर लेवल ऑफ फीडबैक इज देयर कि हम कुछ भी करें उसको क्विक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ वो बिल्डअप हो जाए। और सब लोग यही कर रहे हैं, बट मुझे पर्सनली लगता है कि this is the best time to be in brand marketing. Okay. If you look at, say, something that Warren Buffett says with respect to the market, that you be greedy when everyone else, is being fearful. Right. And you be fearful when everybody else is being greedy and feeling very smart. Right. तो ब्रांड वाला फंडा भी, इन्वेस्टिंग का फंडा यही है ना कि आप लॉन्ग टर्म को देखो और हमेशा बिकॉज मार्केट इज अ साइकिल, जहां हम इस चीज को समझ जाए देन यू कैन ऑलवेज डू द ऑपोजिट एंड यू विल मेक मनी। आपको पता है मार्केट हाई है तो आपको पता है तो गिरने ही वाला है, तो देन आप शॉर्ट करना शुरू कर दो। तो सिमिलरली अबाउट ब्रांड ऑल्सो, जब पता है कि मार्केट इज इन अ रश टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, 99% में हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज cut down the long term activities, which are also mostly about, it could be about product development, it could be about brand, because then you start focusing on the must haves, not the good to haves. और वहाँ पे क्या होता है, वो हमारा बायस होता है that we are afraid to lose more than we are happy to gain. मतलब 10 रुपया आपका चूना लग जाए, आप ज्यादा दुखी हो जाओगे चाहे 10 रुपया आपने किसी से कमा लिया। तो वो एक बायस भी काम करता है यहाँ पे, और हम सबसे पहले सोचते हैं कि अरे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बंद कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम, जब कोई ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहा है, एवरीबडी इज डूइंग टैक्टिकल, तब जब आप ब्रांड बिल्ड करते हो तब जाके वो ब्रांड आगे जाके उबर बनता है। और आप पिछली अगर आप पूरा जो द सेकेंड लेवल ऑफ द ऐप इकोनॉमी जो बना, उबर एंड ऑल दैट, उबर, एयरबीएनबी, ऑल दीज जो सारे बड़े कंपनी आज के दिन में जो ग्लोबल ब्रांड्स, राइट, ये सब उसी टाइम पे बने थे। लास्ट टाइम रिसेशन जब आया था 2008-9 जो अमेरिका में हो रहा था, द हाउसिंग मार्केट बबल एंड ऑल दैट, दीज वर ऑल कंपनीज जो उसी टाइम पे फॉर्म हुए थे। राइट। तो अभी इन्फ्लेशन की भी बात करें वापस आकर, तो अभी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, थोड़े और गरीब होते जा रहे हैं। ये बात तो देखो सदियों से चल रही है, पर आज के टाइम पे भी एप्लीकेबल है। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में अपन और मार्केटिंग में अगर बात करें तो इन्फ्लेशन के कारण क्या लोग परचेज करना बंद कर देते हैं क्या? मतलब कि मैं यार इसको छोड़ो, थोड़ा कट डाउन कर लेता हूँ, या फिर क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग उसको परचेज करें, कि हम पुश मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो चीज़ें परचेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो इसमें आपका क्या थॉट है? थोड़ा मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की हम बातें कर रहे हैं, अब हर किसी के पास तो बजट नहीं है कि मैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के ऊपर बड़ा रिसर्च करूँ, किसी एजेंसी को, बिग 4 को बुलाऊँ, कंसल्टेंसीज को बुलाओ करूँ। तो इसका एक दो यार्डस्टिक जो होता है ना, आप पॉपुलर सिनेमा देख लो, ठीक है। पॉपुलर सिनेमा कौन देखता है? आप जैसे मैं तो देखते नहीं, हम कम देखते हैं। पॉपुलर सिनेमा देखता है जो दिहाड़ी का मजदूर है, somebody who is earning at a lower level, उसके लिए तो दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट? बिकॉज ही कैनॉट गो टू, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो मैं और आप बाहर जा सकते हैं, वो जा नहीं सकता, तो उसको तो मूवी देखना है, उसको तो हॉल में जाके मूवी देखना है, और दैट इज द फन। तो अगर आप इस ग्राफ को देखो एट के मूवीज किस तरह के चलते हैं, पैन इंडिया लेवल मूवीज ओनली दोज मासी मूवीज विच आर फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फुल ऑफ एवरीथिंग, not single genre movies. As a Pushpa, RRR, these are not single genre. They have comedy, they have romance, they have action, they have patriotism, they have everything. And that is where the similar thing applies for brand building also. Right. Is that today, when the markets are down, लोगों को पता है कि यार I don't have too much money. तो वो थिएटर क्यों जा रहा है? वो थिएटर जा रहा है ये जानने की यार मुझे एस्केप दे दो उस 3 घंटे के लिए, मुझे जाके यही मेरे जो जिंदगी में जो जद्दोजहद है, मुझे फिर से 3 घंटा उसको मुझे रियलाइज नहीं करना। आई वॉन्ट एन एस्केप, आई वॉन्ट अ पुष्पा जो मेरे ही जैसे जगह से उठ के
आज कहीं पे पहुंच गया और वो डांस कर रहा है whatever, क्योंकि वो मेरे लिए एस्पिरेशनल मेरे है. लिए एस्पिरेशन है, right? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द फंडा ऑफ ब्रांड इज. आपको पता है द गोल्डन एज ऑफ हॉलीवुड आया राइट आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे. दे कुड नॉट बाई वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स. ऐसा नहीं, जो आपका सवाल था कि वो परचेजिंग क्या बंद कर दे, ऑफ कोर्स नॉट. हम खाना तो खाना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, शादियां होगी इंडिया में, हम शादियों में सोना भी देंगे, करना ही पड़ेगा. वो तो करना ही पड़ेगा. तो हमारे देश में तो कुछ चीजें तो हमें करनी ही है, वो तो हम बाय डिफॉल्ट करना है. अब है कि वो तो यूटिलिटी हो गया. चलो, यूटिलिटी के बाहर आप क्या खरीदोगे? यूटिलिटी के बाहर आप वही खरीदोगे जो आपको 100% डिलाइट दे. और इसका प्रूफ इज इन द पुडिंग ऑफ पॉपुलर सिनेमा. हैप्पीनेस दे, मतलब बाहर निकाल के, हैज टू बी 100% एंटरटेनिंग. तो वो डिलाइट फैक्टर इतना ज्यादा होना पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है. पहले आप 5 चीजें खरीदते थे, अभी आप एक ही चीज खरीद सकते हो. सो यू वांट टू बी 100% डिलाइटफुल. आपको इतना पता होना चाहिए यार, ये सामान खरीदूंगा ना मैं, तो मेरा या तो सोशल स्टेटस बढ़ेगा, या तो मैं रात को बेटर सोऊंगा कि यार मेरे पास ये सामान है, पड़ोसी के पास नहीं है. ये जो आम इंसान ऐसे ही सोचता है. सो हम सब सोचते हैं वैसे. अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरे पास भी अगर रेंज रोवर होगा तो मैं भी सोचूंगा मेरे पास है, मेरे फ्रेंड के पास नहीं है. तो चाहे हम कितना भी हम प्रिटेंड करें कि हम तो इवॉल्व हो चुके हैं, बट कुछ इवॉल्व नहीं है. हमारा सिर्फ स्केल अलग हो चुका है. मतलब जिसके पास प्राइवेट एयरप्लेन है ना, वो बिजनेस क्लास को ऐसे देखता है. हम जब जाते हैं हमें लगता है यार आदमी हमेशा बिजनेस क्लास फ्लाई करता है. जो प्राइवेट फ्लाई करता है वो बिजनेस क्लास को देख के सोचते हैं क्या यार, बिजनेस वाला भी सोचता है यार मैं कब प्राइवेट फ्लाई करूं. इट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑफ स्केल. सो जब 5 की चीजों के जगह में हम एक चीजें खरीदेंगे, तो हम वही चीज खरीदेंगे जिसका डिलाइट फैक्टर, जिसका परसीव्ड वैल्यू इज वेरी हाई. एंड दैट इज वेयर ओनली दोज ब्रांड्स विल विन हु आर एबल टू हिट दैट स्टेटस, that sort of status building mentality of consumers. मतलब ये तो एक ब्रांड के लिए, मतलब आपने ऐसी बात बोल दी कि मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई. मतलब कि मतलब गजब की बात है. मतलब ताकि लोग अगर समझ पाएंगे इस चीज़ को, तो ही शायद वो अपना ब्रांड बिल्ड कर पाएंगे. मतलब इट्स अ ग्रेट इनसाइट. एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, ROI ड्रिवन पे अगर मैं बात करूँ इसमें. सो अभी मैंने कोई चाय वाली बात बोली थी कि मैं चाय की शॉप पे गया था, उसने मेरे को वही चाय दी. अब मैं जब भी वहाँ से निकलता हूँ तो मेरे को वही चाय वाला याद आता है कि यार इसकी चाय बेस्ट है और मेरे को समझ जाएगा. तो एक बार उसने ऐड किया हो, कुछ किया हो, और मैं उसकी शॉप पे गया हूँ, तो उसने मेरे को एक बार यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट उसने दे दी. अब पूरे साल की अगर बात करें तो मैं साल भर जाऊँगा तो उसको कम से कम 3 या 4 हज़ार या 5 हज़ार रुपये दूंगा. सो इट्स एन एक्यूमुलेशन फॉर हिम कि भैया मेरे को 5 हज़ार रुपये का एक बिजनेस आया है बहुत बड़ा एक कस्टमर से, कि मैंने उसका बिहेवियर समझ लिया था, मैंने उसको दे दिया, मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लग गई. पर जब एक बार कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लग जाती है और बाद में उसका रिजल्ट लाइफ लॉन्ग तक आता है, तो ब्रांड उसको किस तरह से देखते हैं? ब्रांड तो मेरे हिसाब से बोलते हैं कि यार एक बार लग गया, आया और मैंने इतना कैलकुलेट कर लिया. बट वो कस्टमर आपको लाइफ लॉन्ग तक आपके प्लेटफॉर्म पे रह सकता है, आपके साथ परचेजिंग कर सकता है अगर आपने उसका ध्यान रखा तो ब्रांड एज ए मार्केटर आप उसको किस तरह से देखते हो? सी, ब्रांड का जो ट्रू काम है, द ट्रू प्रिंसिपल, द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांड इज बेसिकली टू फ्लर्ट विद द कस्टमर. Right, it is not to have the intercourse with the customer. Okay. That's a job of a different team altogether. Right. Which is what marketing and sales coming together, which is promotion and all that. So हम कहते हैं ना 4 P's of marketing. So promotion and sales together does the intercourse. Yeah. Marketing's job is to flirt. Marketing's job is to get you so interested that you will come to the table with me. From the table to the bedroom is somebody else's job. And I think what has happened is today, majority of companies who fail to create a brand is because of this, because it's a very typical Indian mentality कि क्यों इतना बात करके टाइम पास करना है, let's directly go to the bed. So आप देखोगे 90% of the marketing is bad marketing. And आप भी मार्केटिंग से हो, मैं मार्केटिंग से हूँ, यू टॉक टू एनी मार्केटिंग पर्सन, सब बोलेगा कि 90% ऑफ मार्केटिंग इज बैड मार्केटिंग. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द कोर्टशिप. यू जस्ट वांट टू, मतलब फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, यू जस्ट वांट द बैंग फॉर द बक राइट देयर. एंड दिस इज द प्रॉब्लम. नो हेल्दी रिलेशनशिप कैन बी बिल्ट. मुझे तो लगता है ये बहुत ही गलत वर्ड हम यूज करते हैं कि कस्टमर एक्विजिशन. यू कांट एक्वायर कस्टमर्स. नहीं कर सकते हो. क्यों कैसे कर सकते? यू डोंट ओन दोज पीपल. मतलब आप अगर अक्वायर कर रहे होते तो आप प्रोडक्ट में 6 रुपए बढ़ाते हो तो वो चला जाता है, फिर आपको बोलता है नहीं ₹6 ऑफ, देन इट कम्स बैक. तो क्या इंडिया में पुश मार्केटिंग को बंद कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से भी आप कितना पुश करोगे कस्टमर को? बार बार आप बोलते हो चलो 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 खरीदो खरीदो खरीदो. अब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है आपको खरीदने का प्रोडक्ट. अगर उसको लगेगा, उसको वास्तव में जरूरत होगी, तो वो खुद सर्च करेगा, खुद जाएगा, खुद देख लेगा.
अगर आप उसको बार बार पुश करोगे यार मेरा ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये प्रोडक्ट खरीद लो, उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट खरीदा और गलत प्रोडक्ट आ गया तो दूसरी बार भी कभी किसी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। सी इसमें कोई मतलब एक्चुअली जो आपने बोला बहुत रेलेवेंट है, बट इसमें कोई सही गलत तो है नहीं। इसमें हम बात कर सकते हैं डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। ऑब्वियसली if I start showing, if I start nagging you, right, and I nag you 50 times, तो you will probably feel that कि यार ठीक है 50 बार ये आदमी पहुंच गया है, मतलब कुछ तो है इसके बारे में, तभी तो ये 50 बार आ रहा है ना, मतलब कुछ तो होगा इसके पास ढंग का, तो शायद मैं आपको सैंपल कर लूँ एक बार, फिर अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं खरीदूंगा, मतलब आगे मैं रिपीट लॉयल कस्टमर बनूंगा विद एन हाई LTV. The growth of brand is actually not in having acquiring customers, or in the short term lowering the customer acquisition cost is the goal of branding at a short term, but at a long term it is increasing the LTV. Right. Eventually, if I cannot make the customer fall in love with the brand, the customer after a point of time will look into somebody just because either somebody would have given a slightly better discount, और somebody is more readily available or faster to reach you. Right. कोई आधे घंटे में डिलीवर कर रहा है, कोई 10 मिनट में डिलीवर कर रहा है, बट वही जोमेटो स्विगी वाली बात हो गई। ये जो डुओपोली क्रिएट हुआ है is because some customers are in love with Swiggy, some customers are in love with Zomato, and that's a very safe business to be in. Right. आप globally देखो, eventually you look at globally any business, even in India you look at the most mature industries actually have duopolies. Right. आज भी आप सीमेंट इंडस्ट्री में देखो, अभी अदानी आ गया और अल्ट्राटेक दो ही हैं, बाकी सब निकल गए, राइट। ग्लोबली ये है, पेट्रोलियम देख लो आप, टेलीकॉम देख लो, टेलीकॉम में आज बचे ही मतलब वो वोडाफोन आइडिया और एक तरफ में आपका हो गया जियो, एयरटेल इज समवेयर बिटवीन, बट स्टिल एयरटेल इज बिकॉज एयरटेल इज सर्वाइविंग बिकॉज एयरटेल का बहुत ज्यादा रेवेन्यू अफ्रीका से भी आता है, दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंडिया रेवेन्यूज. Duopolies are where you see have the, you know, Facebook and Google, right, when it comes to digital, which come together, they have like what approximately 90% of ad revenues in the country, in the world, digital ad revenues. तो इवेंचुअली हम वो चले जाएंगे duopolies की तरफ, और वो duopolies तभी होगा when you have fallen in love with that brand so much that no matter somebody comes and says that hey, I will give you a discount, or this is the short video app or whatever. That's how Facebook is literally eating, Facebook and YouTube today is eating these guys up, right. and actively harming their market share is because for Facebook they already have the audience base. Right. उनको बस वो feature adapt करना है and that's it. They're done. Their customers will start coming back again. Right. That is the true value of a brand. True value of brand is when the last lifetime value of the customer is very high and over a very long period of time. Right. Short term में I can say that कि हाँ ठीक है customer acquisition cost, but those are metrics. मतलब ये ऐसा है, मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ हर किसी को कि आप जब आम का बाग लगा तो बगीचा लगा रहे हो तो और इंडिया में क्या है, मतलब आम के बगीचे सब जगह हैं, राइट, यू नो, बिकॉज इट्स अ लव्ड फ्रूट एंड ऑल दैट. तो जब हम आम का बगीचा हम लगा रहे हैं तो आम का बगीचा लगाते वक्त ही मैं अगर ये कैलकुलेट करने लग जाऊं कि यार ये आम कितना मीठा होगा, कैसे नहीं कर पाऊं क्योंकि वो क्वालिटेटिव है. right. मैं गणित जो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेजर नहीं कर सकता, मैं गणित ये जोड़ सकता हूं कि चलो एक मैंने ये पेड़ लगाया, ये पेड़ में अप्रोक्सीमेटली इतने आम आते हैं, 2 साल बाद आते हैं, मैंने 100 पेड़ लगाया तो कितने आम होंगे वो मैं गिन सकता हूँ. अब मैं अगर सवाल पूछ लूं उस दिन जो आम बगीचा लगा रहे, अच्छा एक बताओ ये कितना मीठा होगा, कस्टमर कितना तुम्हारे पास, नो गारंटी. अब उसी के लिए है एक्सपीरियंस. वो जो माली लगा रहा है वो माली को पता है कि यार ये मिट्टी है, ये आम का ब्रीड कौन सा है, इसका एनवायरनमेंट क्या है, कूल है कि गर्म है, तो आम कितना कितना मिठास हो सकता है. बट उसको आप आगे आप बोलोगे कि नहीं मैं इसको क्वांटिफाई करता हूं, अभी लेट मी क्वांटिफाई दिस. नहीं, क्या शानदार एग्जांपल दिया. मतलब ये तो कोई भी ब्रांड के लिए एक्सपर्टीज हो गई, तरह एक्सपर्टीज किस तरह से काम करती है, कैसे करती है, बता सकते हो कि अच्छा ये हो सकता है. गारंटी नहीं है कि वो हो जाएगा, बट एक्सपर्टीज है कि भैया हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं इजीली. अभी आपने एक बात और की 10 मिनट वाली, कि भैया 10 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं. अभी अपन सब यूज़ कर रहे हैं, ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं, डंजो यूज़ कर रहे हैं, स्विगी यूज़ कर रहे हैं, 10 मिनट में प्रोडक्ट. ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट को मार्केट से लेके नहीं आ सकते, हमारा टाइम सेव करने के लिए उनको पैसा दे रहे हैं. ठीक है, एक्चुअली टाइम सेव तो होता नहीं है, उस लोगों को लगता है कि प्रोडक्टिव हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, कि अच्छा मैं आधा घंटा बचा लूँगा, बट ऐसा कुछ है नहीं. तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इन लोगों ने भी अपने प्लेटफॉर्म में डाली है. मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे है कि कोई ब्रांड होती है तो वो एक्चुअली बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को देख के काम करती है या ऑटोमेटिकली काम हो जाता है और उसकी केस स्टडी बन जाती है?
मुझे लगता है पूरी दुनिया में जितने थियरीज बने हैं, ऑल थियरीज आर पोस्ट फैक्टो। राइट। कोई भी थियरी मतलब भले आदमी एक हाइपोथेसिस रख सकता है, बट इट कैन नेवर गेट कन्वर्टेड इनटू अ थियरी टिल यू हैव एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बिकॉज इंटेलेक्चुअली तो हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअली अगर हम देखें तो मतलब बिग डेटा वाज सपोज टू रूल ओवर द वर्ल्ड। इतने सारे आप अगर पिछले 10 साल में देखो, इंटेलेक्चुअली वी कैन से दैट के इन द नेक्स्ट 10 years all payments will be in crypto, बट वो हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है और बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर है अभी सिचुएशन से। I think all these innovations which have been formed, like all these early, especially the hyper local delivery startups and all that, I think it's a great business, but it only would work to the जो socially upward mobile जो जनता है, सिर्फ उनके लिए काम करेगी। Because this illusion of saving time is only with those, right? The people who are not in a organized industry, which is majority of the country, right? They're not. The majority of the country is not in organized industry. They are either doing. नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। Yeah, किसी का अपना धंधा, अपना business ये चल रहा है. So for them, it will be very difficult to convert those audiences, because for them it is always they live in small towns, they live in localities. फोन करते हैं anyway, बाजू से बाजू वाला भेज देता है. तो why do I need to go on an app? It's actually way more complicated. And I'm telling you, another behavioral economics case, my mother and my wife, both of them are extremely digital, right? They are on their phones all the time. They are talking, video calling, ordering, calling for Uber, everything they are doing online. And they have Zepto, Blinkit, Swiggy, Instamart, and Dunzo, all that, all the apps they have. Still they prefer calling the guy in the locality जो आसपास 2 मिनट लेके आ जाओ। उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, वो सामान लेके आया, आपने सामान वहीं पे खोल के देख लिया, और आपने बोला नहीं ये तो एक्सपायर हो गया है, ये कैसा लाया सामान वापस, तो वो नहीं है कि अरे रिटर्न किया, गया, फिर आधे घंटे बाद आया। अनदर थिंग इज द पेमेंट, जो फ्रीडम है, द फ्रीडम ऑफ पेमेंट। आप महीने भर में पेमेंट कर सकते हो, महीने भर में पेमेंट। और बात है कि nobody wants, वो जो अब आज जो BNPL is such a big thing today, right? Everybody wants to get into that fintech play of BNPL. Every company is doing it. I think I heard somewhere that even Apple is, I'm not sure, but I read it somewhere that even Apple is looking into BNPL to crack into India. द पॉइंट इज अ नॉर्मल इंसान को इतना पचड़े में, इंडिया में क्रेडिट कार्ड अडॉप्शन ही इतना कम है, नहीं हो पा रहा। तो मेरी मम्मी को नहीं जाना यार ये BNPL पे, उनको है कि यार बोल दिया भाई लिख लेना, वो हफ्ते भर के एंड में आएंगे वहां क्लियर कर देंगे। दिस इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, यूएक्स का जो एंटायर कॉन्सेप्ट है, यूजर एक्सपीरियंस का, इज ऑलरेडी बीइंग ड्रिवन बाय बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ओनली। वो लोग ऐसे ही, दैट्स हाउ एप्पल, गूगल एंड ऑल दैट, यू विल सी आर सो एडवांस्ड विद देयर यूएक्स, एंड सम कंपनीज आर लैगिंग बिहाइंड। It's somewhere it's the use of those principles. चलो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे सर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर बात करें तो ब्रांड के लिए कितनी रिलेवेंट है? शायद एक कंपनी का रिवॉल्व, आई थिंक कंपनी का नाम, नितिन क्या कंपनी का नाम था? रेवलॉन, राइट? आई थिंक सो। रेवलॉन की बात करें तो वो शायद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर उन्होंने यूज़ नहीं करी तो आई थिंक दे गॉट बैंकरप्ट। तो क्या आपका क्या इसमें थॉट? मुझे नहीं लगता कि रेवलॉन इसलिए बैंकरप्ट हो गई क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं किया उन्होंने। स्टेटमेंट था। हाँ, वो तो मतलब वो होता है कि जब कोई भी एम्पायर डूबता है तो वो एक कारण से नहीं डूबता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। आई थिंक आज के दिन में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के 2 पहलू हैं। आप कोई भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कोई भी अगर आप फोरम खोल लें, कुछ भी अगर आप इस तरह का रिसर्च आर्टिकल पढ़े, सो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट के हाउ कैन वी मेक इट मोर स्टिकी फॉर द यूजर। जिसे आज के दिन में जो कॉन्सेप्ट है ना कि फ्रैगमेंटेड टाइम, द रीजन वाई शॉर्ट वीडियो एप्स वर्क इज बिकॉज देयर इज अ फ्रैगमेंटेड टाइम कॉन्सेप्ट। पहले क्या होता था, इंसान काम के टाइम पे काम करता था, फिर वो घर आ जाता था लैपटॉप बंद करके, घर पे आकर टीवी दिखता था, तो अपॉइंटमेंट व्यूइंग था। अभी because of the gig economy, because of jobs realizing that 9 hours or 8 hours at a stretch is not really the most efficient model for brain work. Right. It is perfect if you have to do only hands work. अगर आपको blue collar job है तो आप 8 घंटा काम करो, निकल जाओ। But people in the knowledge economy, it's not conducive कि आप सिर्फ यही 8 घंटा काम करो। You have to work. Basically, waking hours are working hours. आप जितने दिन जगे हुए हो तो आप काम कर रहे हो। कुछ लोग तो नींद में भी काम कर रहे हो, जैसे कि मैं
लिटरली मैं नींद पे भी काम करता हूँ. जब बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको सोचता रहता हूँ एंड देन आई स्लीप ओवर इट एंड देन आई लेट इन द बैक ऑफ माई हेड यू नो इट कीप्स प्रोसेसिंग. बाय द टाइम आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई हैव अ सॉल्यूशन मिल जाता है उसका. बेस्ट है तो. सो बहुत लोग करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग करते हैं. So for this kind of this kind of audience, the entertainment time is also fragmented. Right. So मैं सुबह उठा, काम कर लिया, मेल चेक किया, व्हाट्सएप किया, स्विम करने चला गया, आ गया, फिर 2 कॉल लिए, ब्रेकफास्ट लंच व्हाटएवर, ब्रंच किया, ऑफिस चला गया, फिर ऑफिस में 5-6 बजे निकल गए क्योंकि जिम टाइम है, तो जिम टाइम करके फिर 8 बजे घर आ गए, डिनर किया, फिर लैपटॉप खोल लिया. तो ये तो बड़े चंक्स हो गए. उसके बीच में भी छोटे छोटे चंक्स है बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग इन शॉर्ट चंक्स, राइट? 1 मिनट 2 मिनट के, 1 मिनट 2 मिनट 15 सेकंड कभी-कभी Correct. देख लिया, हम उसको हटा एंड दिया. दैट इज द रीजन व्हाई शॉर्ट वीडियो एप्स इज नॉट बिकॉज के अरे कंटेंट बहुत अच्छा हो रहा है एंड ऑल दैट इज नॉट दैट. नहीं है. कंटेंट तो पहले भी ऐसा मतलब वो क्रिंज कंटेंट और व्हाटएवर पहले भी होता था, बट इट इज पॉपुलर टुडे बिकॉज ऑफ दिस फ्रैगमेंटेड थिंग. तो मुझे लगता है एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि हाउ डू वी मेक इट ईजी फॉर द यूजर्स. फाइन, वो आपका कंटेंट सजेशन इंजन हैज टू बी परफेक्ट, इट नीड्स टू गिव यू द राइट काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू लाइक. फाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रोडक्टिफाई द एक्सपीरियंस फॉर क्रिएटर्स देमसेल्व्स, बिकॉज वी से दैट के क्रिएटर्स आर एसेंशियली पावर यूजर्स, राइट? राइट. दे आर सो मच इन टू द ऐप, वो इतना ज्यादा फिगर आउट कर चुके हैं, इतना ज्यादा देख चुके हैं कि नाउ दे हैव बिकम creators today. Absolutely. That's the same about you and me, right? Like you are hosting this wonderful podcast is because you have been watching podcasts, right? And we all have been watching podcasts, you know the Joe Rogan and the Indian ones. Right. Naval also does his own podcast, and then someday you felt that I mean I should also do it. I have something important to discuss and talk. Yeah. So you are technically a power user who became a creator. Same thing with those people. Fine, all these innovations must happen and all that good, but there is no innovation or there is no productification on the business case, Right. to the guy who is actually paying, and 90% of the time it is the advertiser. It is the brands who are paying all these platforms or all the creators directly. So that thing is not clear yet. I hope it gets clear in the future. Right. Now for a company like Revlon, see, I honestly personally have no idea why it happened and all that, but I can understand that mentality because I've worked with such people, such business owners in the past, because X number of things have worked out for them, right, in the past. It's the same reason why, say, Microsoft did not get into Microsoft didn't get into mobile computing for the longest time. Right. Because they've done it in a certain way. उनको लगता है यार एंटरप्राइज का बिजनेस है. वो मैंने आपको बायस बोला, जो है उसको खोने का दर्द ज्यादा है, जो पाने का जो खुशी है उससे ज्यादा है दर्द ये खोने का. Absolutely. इस चक्कर में क्या हो रहा है कि a lot of companies who are slightly legacy companies, वो हर चीज को सेल्स चैनल के हिसाब से देखते हैं. हर चीज को एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अगर मैं प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूं ना तो हाउ सून कैन आई मेक द ROI. दैट फेथ बेस्ड डिसीजन मेकिंग इज कंप्लीटली नॉट देयर बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सच. एक चीज हम कहते हैं ना कि वॉट एवर गेट्स इंसेंटिवाइज्ड हैपेंस. अगर मैं सिर्फ इंसेंटिवाइज करूंगा कि यार आप कितने यूनिट्स बेच रहे हो तो पूरी टीम जो है वो वही करेगी. और ये अक्सर होता है कि लोगों को, मार्केटर्स को और खास करके बिजनेस ओनर्स को या बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को ये समझ में नहीं आता है दैट कि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर क्यों रहे हैं. टाइम लगेगा, मेरे को लगता है ऐसा कि उसमें काफी टाइम लग जाएगा उसको सीखने में. नहीं, सीखना भी नहीं है. मैं तो बोलता हूँ हर कोई हम तभी सीख पाएंगे ना जब हमने ऑब्जेक्टिव क्लियर रखा. करना क्यों है वो क्लियर होना चाहिए. अगर मैं सेल्स चैनल के लिए करना चाहता हूँ तो उसके अलग तरीके हैं, तो वो वर्कआउट करेगा. बट फिर आप उस पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सर्वगुण संपन्न नहीं है कि मैं बेचूंगा भी, मैं वायरल भी बनूंगा, 4 लोग ऑर्गेनिकली, वो तो नहीं हो पाएगा. सबके लिए अलग अलग काम डिसाइडेड है कि मेरे को ये काम, इस काम के लिए ये काम है, उस काम के लिए वो काम है, तो ये काम हो पाएगा, तो ही शायद अच्छे से ब्रांड बिल्ड हो पाएगी. हाँ, एब्सोल्युटली. और लोगों को हमें इनफैक्ट लोग मतलब हम सब मार्केटर्स, आप, मैं, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा दैट द रीजन व्हाई अ सर्टेन क्रिएटर वर्क्स is because of their originality of that content. Absolutely right. और उस पे मैं अगर कोशिश करूं कि मतलब ये है कि मैंने किसी से एडहेसिव खरीदा, फेविकॉल खरीद के मैं घर पे चिपका रहा हूं और मैं बोल रहा हूं यार ये तो ज़्यादा स्टिकी है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टुडे. ब्रांड्स आर नॉट हैप्पी, क्रिएटर्स आर नॉट हैप्पी. क्रिएटर्स बोल रहे हैं यार ये ब्रांड वाला कि क्या फीडबैक दे रहे हैं, मैं नहीं करने वाला, ये तो मेरा ऑडियंस गुस्सा हो जाएगा. ब्रांड वाला बोल रहा है आई एम नॉट गेटिंग द वैल्यू फॉर माय बक, मैं तेरे को इतना पैसा दे रहा हूं, तू कर क्यों नहीं रहा है. यही तो हो रहा है आज के दिन में. यही हो रहा है.
क्योंकि ब्रांड जहाँ ये समझ जाए कि यार इस क्रिएटर को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि उसका कंटेंट स्टिकी है, मुझे इससे ऐड नहीं करवाना, मुझे सिर्फ प्लग करना है। अब वो प्लगिंग का जो चीज़ है वो फेथ बेस्ड है। ऐसा भी नहीं है कि वो बात करते करते अगर किसी ने वो थम्स अप का बॉटल या व्हाटएवर सम ब्रांड का प्रोडक्ट डाल दिया या यूज कर लिया उसने, ऐसा नहीं है कि एवरीबडी विल गेट द हिंट एक वीडियो पे नहीं होगा। बट इफ यू डू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद दैट गाइस, ऑटोमेटिकली याद रहेगा, हर वीडियो में करेगा ना। अब यहीं पे आता है कि पुश मार्केटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ दिस इज वेयर द फैलेसी इज। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में वी आर रेडी टू डू पुश मार्केटिंग, वी आर रेडी टू डू 12-13 फ्रीक्वेंसी करते जाओ। द मोमेंट इट कम्स टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू वर्क इन वन गो। एब्सोल्युटली राइट। दैट मतलब यू कांट हैव मतलब 2 different benchmarks टू डू द सेम थिंग। थैंक यू सौम्यदीप सर, थैंक यू सौम्यदीप सर कि यहाँ पे आप आए और हमको आपने इतना बड़ा ज्ञान दिया कि किस तरह से काम कर सकते हैं। आई होप ये ज्ञान नहीं था, आई होप के मैंने दिल से बात बोला, और ये मतलब मेरे पर्सनल कमेंट्स है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं है। दिस आर ऑल माई पर्सनल थॉट्स एंड आई थिंक जो भी व्यूअर्स हैं, आई थिंक दे शुड टेक इट विद दैट पिंच ऑफ सॉल्ट के मतलब दिस इज नॉट द कार्डिनल ट्रूथ। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, दैट्स फाइन। तो हमारे पॉडकास्ट करने का मकसद भी यही था कि हम आप जैसे सक्सेसफुल लोग या फिर जो जिन लोगों को एक्सपर्टीज़ है मार्केट के अंदर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, तो वो अपनी चीज़ों को बता सके, अपने एक्सप्रेशन जारी कर सके कि हमने क्या सीखा है, क्या चीज़ हमने देखी है मार्केट में। तो जैसे अपने बात करें कि पोस्ट सारी चीज़ें होती है कि हो गया है, उसके बाद में केस स्टडीज़ बनती है। तो आपकी लर्निंग के थ्रू काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये पॉडकास्ट समझ में आएगा कि अच्छा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होता है, मार्केट कैसे कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, किस तरह से हम एक्चुअली ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, लॉयल कस्टमर बना सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप यहाँ पे आए, एंड अगेन हम कोई नया पॉडकास्ट भी करेंगे एंड यू आर वेलकम ऑन इनटू दैट। थैंक यू अभिषेक, बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक मैंने ये पॉडकास्ट पहले भी देखा है एंड आई फेल्ट दैट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट एंड आई होप जो आज हमने जो बात किया, आई होप कि आपकी जो ऑडियंस है उनको उससे कुछ फ़ायदा हो एंड दे मे बी इफ़ दे आर एबल टू यूज़ इट इन देयर ओन लाइफ देन दैट इज़ द बेस्ट। थैंक यू सौम्यदीप सर, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपके थ्रू हमको काफ़ी सारी चीज़ें आज जानने को और सीखने को मिली है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एक कंपनी या एक प्रोडक्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो जानते हैं, नहीं जानते हैं, फिर भी वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का यूज़ कर रहे हैं। चाय वाला एग्जांपल या ले लो आप, या फिर आप ले लो पानी पूरी वाला एग्जांपल, तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हर जगह पे यूज़ होती है। सो दोस्तों आपका भी कोई रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, फैमिली में कोई भी है जो कि बिजनेस कर रहा है, तो उसे आप ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को इस पॉडकास्ट से बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से एक्चुअली हेल्प हो सकता है और वो अपना बिजनेस स्केल कर सकते हैं। अभिषेक व्यास साइनिंग ऑफ।